हेलो बच्चों, कैसे हो। वास्तविक संख्या पर मेरा लगभग वीडियो हो ही गया है। उस पर MCQ जो जितने क्वेश्चन पूछते हैं वो एक साथ मैं अपलोड कर दूंगा आने वाले कुछ दिनों में। अभी हम लोग अगले चैप्टर पे चलते हैं। तो अगला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले रैखिक समीकरण का युग, है ना, दो चवाले रैखिक समीकरण का युग। तो इसे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि द्विघात समीकरण होता दो चवाले रैखिक समीकरण होता क्या है, और उसके हल के बारे में समझेंगे, वो हल होता क्या है, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि ग्राफ पे उसको कैसे बनाते हैं। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है। तो देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है। तो पिछले क्लास में तुम लोग पढ़े थे समीकरण कुछ ऐसा, एक मिनट इसे सही कर लो, ऐसा पढ़े होगे 2x + 5y + 7 = 0। तो यहाँ पर देखो x और y दो चर हैं, तो इसीलिए इसको दो चर बोला गया है। रैखिक समीकरण क्यों? क्योंकि जब हम इसके ग्राफ पे बनाना सीखेंगे तो ये एक सीधी रेखा बनाती है। क्या बनाती है? सीधी रेखा। हम लोग ये ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, कैसे बनाते हैं। हम लोग पहले ये समझ लेते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण इसे हम लोग कहते हैं। और ये ध्यान रखने वाली बात होता है कि जो x के साथ जो गुना है वो और y के साथ जो गुना है वो, ये कभी भी दोनों के दोनों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। देखो, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सामान्य सूत्र क्या होता है द्विघात समीकरण को दिखाने का, वो होता है द्विघात समीकरण है दो चर वाले रैखिक समीकरण ax + by + c = 0, जहां पर a² और b² का जोड़ 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये कभी निगेटिव होगा नहीं। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a² + b² हमेशा हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि a और b एक साथ कभी भी 0 दोनों का दोनों नहीं होगा। कोई एक हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, जैसे कि एक एग्जांपल मानते हैं कि ये a के जगह 0 रख दिए 0, + b के जगह 0 रख दिए 0, और + c के जगह कोई नंबर होगा बराबर 7 0, तो c बराबर 0 होती है, यानी कोई नंबर 0 के बराबर हो। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल तभी है जब 0 हो। तो फिर समीकरण रहा कहाँ? तो ये समीकरण होने के लिए जरूरी कि a और b एक साथ 0 ना हो, कोई एक हो सकता है। हमें दो चर पढ़ रहे हैं तो x भी होगा y भी होगा, तो दोनों में से कोई 0 नहीं होगा। नहीं तो अगर दूसरा 0 हो गया तो वो एक चर को तो गायब कर देगा, तो सिर्फ एक चर बचेगा, तो दो चर वाला रहा नहीं। इसलिए दो चर वाले होने के लिए जरूरी है कि ये दोनों का दोनों गैर शून्य होना चाहिए। इतना समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 3x - 2y = 4, ठीक है। क्या करते हैं ना कि x के जगह पर 2 और y के जगह पर 1 रख कर देखते हैं। तो 3 × 2 - 2 × y के जगह पर 1, देखो 3 था तो हमने 3 लिखा, x था, x के जगह पे 2 रख रहे ना तो 2 रख दिया, माइनस है तो माइनस रख दिए, ठीक है। फिर 2y है तो 2 × y, y के जगह पर 1, 2 × 1, तो करो 3 × 6 - 2 यानी कि 4 आ गया। क्या आ गया? 4 आ गया, जो कि 4 था कि नहीं था। यानी कि ये जो 2 और 1 रख रहे हैं तो ये जो लेफ्ट साइड सॉल्व करने पे आया 4, वही राइट साइड भी है। तो दोनों तरफ बराबर हो जाने के कारण हम ये कह सकते हैं कि जो 2 और 1 आया ना, ये इस समीकरण का हल है। तो इस तरह से क्या सिर्फ एक हल हो सकते हैं इसके? तो जवाब होगा नहीं, बहुत सारे हल हो सकते हैं, बहुत सारे हल हो सकते हैं। जैसे कि एक और हल के बारे में बात करें, अगर x का मान हम लोग 0 रख दें, क्या रख दें? 0, तो y का वैल्यू एक और -2 रख कर देखते हैं। कितना रख कर देखते हैं? -2, ठीक है। तो 3x - 2y, लेफ्ट हैंड साइड यही है, तो 3x, x की जगह 0, -2 y के जगह पे -2, तो ये 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, +4, तो बराबर 4 आ गया। देखो राइट साइड में 4, यहाँ भी 4, तो ये भी क्या हो गया? इसके हल हो गए। तो इस तरह से इसके कितने हल हो सकते हैं, और ये हल होते कैसे हैं? तो देखो, हम लोग अभी तो सीखेंगे आगे क्लास में कि जब भी हम लोग इस तरह से समीकरण होगा उसका ये कहीं ना कहीं लाइन बनेगा। ये लाइन कैसा भी हो सकता है, वो इधर से हो, इधर से हो, ऐसे हो, कहीं भी हो। अभी हम उतना नहीं देख रहे किधर से होगा, बस लाइन होगा। तो लाइन पे आने वाले जो सभी बिंदुएं होंगी, ये सभी बिंदु है, ये सभी बिंदु है इस समीकरण के हल कहलाती है।
तो तुम बताओ कि एक लाइन पर कितने बिंदु होते हैं? तो एक लाइन पर होते हैं अनंत बिंदु। कितने बिंदु? अनंत बिंदु। तो एक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं? अनंत हल हो सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ गया होगा? जैसे कि एक एग्जांपल दिखाएं कि दो हल तो दिखा रहे साफ साफ कि दो हल है इसका। और हल होता क्या है? बाय डेफिनेशन जाओगे तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि हल क्या होता है। हल एक्स वाई का वह मान होता है जो समीकरण, युग्म अभी नहीं देखेंगे हम लोग, समीकरण को संतुष्ट करता है। उसे समीकरण का क्या कहलाएगा? हल कहेंगे। तो एक रैखिक समीकरण का हल कितने होते हैं? एक रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं? तो आंसर होगा अनंत। क्या होगा? अनंत। तो एक लाइन पर बहुत सारे बिंदु होंगे तो उसके हल भी बहुत सारे होंगे, अनंत हल होंगे। यहां तक समझ में आ गया होगा? हम लोग आगे देखते हैं अब। तो हल कैसे चेक करना है समझ में आ गया? एक दो क्वेश्चन मैं दे देता हूँ तुम लोगों को, प्रैक्टिस करना, वो मुझे चेक करके बताना कि वो उस समीकरण का हल है कि नहीं है। जैसे कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 ये समीकरण है। तो मुझे चेक करके बताओ कि x बराबर 2 वाई बराबर 1 इसका हल है कि नहीं है। दूसरा x बराबर 3 और y बराबर -1 इसका हल है कि नहीं है। तीसरा x बराबर 2 और y बराबर 0 इसका हल है कि नहीं है। तो क्या करना है पता है ना? लेफ्ट हैंड साइड लेंगे यानी 2x प्लस वाई लेंगे और यहाँ पर x और y का मान रखोगे, तीनों बारी बारी देखना कि 5 आता है कि नहीं आता है। आ गया तो वो उसका हल होगा, अगर नहीं आया तो उसका हल नहीं होगा। तो नहीं आने का मतलब क्या हुआ पता है? एक मिनट, मैंने ग्राफ कहाँ बताया था, ये वाला बात। तो नहीं आने का मतलब क्या है कि वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, उस लाइन पे नहीं होगा, वो हल उसका नहीं होगा। ठीक है? और जो उस लाइन पर है बिंदु वो उसका हल होगा। हम लोग ग्राफ पे और अच्छे से समझेंगे इसको कि कैसे क्या कहा जा रहा है। अभी इतना तो समझ में आ गया होगा। हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो देखो दो चौवाले रैखिक समीकरण की बात करें तो वो कैसे हम कह सकते हैं कि हाँ दो चौवाले रैखिक समीकरण यूज कहाँ से करें। तो देखो कैसे हम लोग दो चौवाले रैखिक समीकरण को लिखते हैं। तो वो दो चौवाले रैखिक समीकरण होता क्या है? एक स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? स्टेटमेंट। जैसे कि लिख दिए कि सिंपल देखे x प्लस 4 बराबर 7। क्या लिख दिए? x प्लस 4 इक्वल टू 7। इसका मतलब क्या है कि किसी संख्या में 4 जोड़ रहे हैं तो योग कितना आ रहा है? 7। इसका मतलब ये हुआ। फिर से बता रहा हूँ, अगर कोई संख्या है उसमें हम 2 जोड़ रहे हैं और आ रहा है 5 तो हम क्या कह रहे हैं कि कोई सी संख्या में 2 जोड़ने पर हमें परिणाम 5 मिलता है। तो इस पूरे वाक्य को, इस पूरे स्टेटमेंट को हम इस समीकरण से लिख सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे बड़े बड़े स्टेटमेंट को हम लोग छोटे छोटे बीजगणितीय रूप में लिख सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? समीकरण बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पर तुम्हारे सामने है, इसको पढ़ते और इसको बीजगणितीय, देखो आलेखित रूप यानी ग्राफ से बाद में समझेंगे, बाद में करेंगे। अभी हम लोग पहले बीजगणितीय रूप में बनाना सीखते हैं। क्या लिखा हुआ है? कक्षा 10 के छात्र, कितने छात्र? 10 छात्र ने गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लिया, क्विज में भाग लिया। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। 4 अधिक है, कौन है? लड़कियां हैं अधिक। समझ में आ रही बात? तो इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में लिखे, यानी कि दो चौवाले रैखिक समीकरण बनेगा या नहीं बनेगा वो देखना है, हमें उस रूप में लिखना है। तो देखो किससे तुलना की जा रही है? लड़कों से तुलना की जा रही है। लड़कों के 4 मुकाबला ज्यादा है तो लड़कों के बारे में पता रहेगा तो ना 4 ज्यादा करोगे। तो हम लोग यहाँ पर लड़कों की संख्या को x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? लड़कों की संख्या बराबर x मान लेंगे। तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी बताओ मुझे? लड़कियों की संख्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी? देखो 4 ज्यादा, कितने ज्यादा? 4 ज्यादा। तो x में 4 जोड़ देंगे। x में क्या जोड़ देंगे? 4 जोड़ देंगे। तो ये लड़के और लड़कियां दोनों हो गई। और 10 छात्र थे ना टोटल, देखो 10 छात्र थे। कक्षा 10 में कितने छात्र थे? 10, यानी दोनों मिलाकर 10 हुए ना। छात्र का मतलब क्या? छात्र मतलब क्या? लड़के और लड़कियां दोनों जुड़ जाएंगी तभी ना कुल छात्र मिलेंगे। तो छात्रों की संख्या निकालनी है हमें, तो लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या x प्लस 4। ठीक है? तो दोनों को साथ में लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 4। तो ये छात्रों की संख्या हो गई। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ? एक चर से ही काम हमारा चल गया। x y तो है नहीं,
ठीक है। तो हम लोग इसको और दो चर में भी बना सकते हैं, दो चर में भी बना सकते हैं। कैसे? इसे देखो, मान लिए, फिर से दूसरा स्टेप, दूसरा मेथड, माना कि लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या बराबर y। तो तुम बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा था कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, लड़कों से 4 अधिक है। तो दोनों तो बराबर ही नहीं, लड़कियों की संख्या बड़ा है। अगर हम इसको ऐसे लिख दे y बराबर x तो सही होगा? नहीं, गलत होगा। क्यों? क्योंकि लड़कियों की संख्या ज्यादा है, लड़कों की कम है, तो बराबर तो हो नहीं सकता। तो लड़कियों की संख्या कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। तो लड़कों में अगर हम 4 जोड़ दें तो लड़कियों के बराबर हो जाएगा। तो y बराबर x + 4, तो ये बराबर हो गया। ठीक है। तो लड़कों की संख्या इतनी, लड़कियों की संख्या इतनी। इस तरीके से ही हम लोग दिखा सकते हैं। दूसरा क्या दिखा सकते हैं कि हमें पता है कि 10 लड़के हैं, तो x + y बराबर कितना? 10। लड़के प्लस लड़कियां मिलके 10 बच्चे। तो यहाँ पर y की जगह पे हम x + y फिर से लिख सकते हैं, जिससे कि पहले वाला ही जो लिखे थे वही आ जाएगा। अगर नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, x + y दो चर वाले में आ गया। अरे बात समझ में? इस तरह से हम लोग दो चर में दिखाते हैं किसी भी स्टेटमेंट को। एक क्वेश्चन और है तुम्हारे लिए, बनाओ। ये थोड़ा छोटा लग रहा है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, रुको। चलो यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्या कर सकते हैं हम लोग। कहा जा रहा है कि रोमिला एक स्टेशनरी, ठीक है, स्टेशनरी की दुकान पर गई, वहाँ पर 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबर खरीदी। तो 2 पेंसिल और 3 रबर खरीदी, कितना रुपए में? 9 रुपये में। तो तुम्हें पेंसिल का दाम पता है? नहीं। रबर का दाम पता है? नहीं। तो दोनों चीज़ों का नाम नहीं पता, दाम अगर पता रहेगा तो ना, जैसे मान लेते कि पेंसिल का दाम 2 रुपये, तो दोनों 4 हो जाता। रबर का दाम 1 रुपये, तो 2 3 एकम 3 रहता, तो जोड़ देते 7 हो जाता। तो इस तरह से गुना करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। क्यों? कब? जब पेंसिल का दाम पता होता और रबर का दाम पता होता। पता है कि नहीं? हो गया नहीं। तो ऐसे केस में जब हमें कोई चीज अज्ञात होता है तो हम लोग क्या मान लेते हैं? उस अज्ञात को कोई चर मान से दिखाते हैं, जैसे x या y। जैसे कि यहाँ पर पेंसिल और रबर है, तो लिख देंगे कि पेंसिल का मूल्य, तो बता पेंसिल का मूल्य कितना होगा? x मान लिए। अब हम लोग किसको मान लेते हैं? रबर का मूल्य मान लेते हैं। तो रबर का मूल्य बराबर y। अब कहा जा रहा है कि कितने पेंसिल खरीद रहे हैं? 2 पेंसिल। 2 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा? 2x प्लस रबर कितने खरीदे? 3, तो 3 बार हो जाएगा। ये कुल मिलाकर दाम लग गया हमारा, और कुल मिल रहा है कितने रुपए में? 9 रुपये में। देखो 9 रुपये मिल रहा है। अब उसकी सहेली, देखो क्या लिखा हुआ है, उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास पेंसिल और रबर की नई किस्में देखी, तो उसने भी उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबर खरीदी। लेकिन कितना रुपये लगा? 18 रुपये। तो 4 पेंसिल, तो इसको क्या लिखेंगे? 4 गुना पेंसिल का दाम x और 6 रबर, यानी 6 गुना y मतलब रबर का दाम बराबर कितना? 18 रुपये। क्योंकि टोटल खर्च 18 हो रहा है। ये हो गया पेंसिल का खर्च, ये हो गया रबर का खर्च। तो दोनों मिलाकर कितना रुपये हो गया? 18 रुपया हो गया। समझ में आ रही है बात? इस तरीके से हम लोग किसी भी स्टेटमेंट को समीकरण के रूप में लिखते हैं। हम लोग आगे सीखेंगे, जब वर्ड प्रॉब्लम सीखेंगे ना, तो हम लोग सीखेंगे कि कैसे दिए गए स्टेटमेंट को समीकरण के रूप में लिखते हैं। ये छोटी मोटी कुछ एग्जाम्पल था जो मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। तो तुम लोग अभी सीखे हो क्या कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य सूत्र क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, ठीक है, और किसी स्टेटमेंट को कैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण में लाते हैं। अब बात करते हैं हल के बारे में। मैंने पहले ही बता दिया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल क्या होता है? एक्स वाई का वह मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट कर देता है। क्या करता है? संतुष्ट कर देता है। तो वैसे एक्स और वाई के मान को क्या कहेंगे? हल कहेंगे। क्या कहेंगे? हल कहेंगे। हम लोग एक बात और समझो, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले युग्म के बारे में। किसके बारे में? युग्म के बारे में, निकाय के बारे में। युग्म और निकाय का मतलब क्या हुआ? युग्म और निकाय का मतलब हुआ, युग्म को बोलते हैं पेयर, निकाय को बोलते हैं सिस्टम। तो हम लोग पढ़ने वाले दो चर वाले रैखिक समीकरण के पेयर को देखने वाले या निकाय को देखने वाले। जैसे कि 2x + 5y = 6 और 3x + 8y = 8।
इस तरह से 2 समीकरण बन गया। तो इसके बारे में पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है। तो इसके बारे में क्या पढ़ना है समझो। अभी हम लोग क्या जाने, हम लोग जाने कि 2 समीकरण है तो उसके 2 लाइन बनेंगे कि नहीं बनेंगे। बताया ना कि 2 चौवाले रेखिक समीकरण जो होता है वो क्या करता है, वो एक लाइन बनाता है जब ग्राफ पे हम लोग खींचते हैं। तो अभी और आगे समझेंगे अच्छे से कि कैसे करना है। ये टेढ़ा हो जा रहा है आज, लगता है कि सही अलाइनमेंट के साथ नहीं है। हाँ, ये थोड़ा सा और ज़्यादा टेढ़ा हो गया इस तरफ। चलो कोई बात नहीं, ये ले लिए हम लोग, ये ग्राफ ले लिए एक्स वाई, ठीक है। एक लाइन इधर गया, एक लाइन ये ऐसे चला गया, तो दोनों कट कर रहा है। मुझे बताओ ये जो पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन है, दोनों के अपने अपने हल बहुत सारे होंगे, लेकिन ऐसा पॉइंट बताओ जो दोनों पर है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला पॉइंट है जो दोनों पर है, तो इसे हम लोग बोलते हैं हल। किसका हल? इन दोनों का हल जो उभयनिष्ठ हो रहा था, यानी कि ये जो 1 और 2 समीकरण से बने रेखाएं हैं उनका हल है ये, यानी कि ये निकाय का हल है ये। तो जब हम सिस्टम के बारे में बात करते हो तो हल एक खास बन जाता है। इसके बारे में भी हम लोग कुछ जान सकते हैं। जैसे एक रेखा के बारे में बोलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे हल हैं, लेकिन जब 2 रेखाएं एक दूसरे से मिल रही होंगी या नहीं, जो भी हो, मिल रही नहीं मिल रही वो अभी बात करेंगे, तो 2 रेखाओं जहां पर कट रही है ना, तो वही उसका क्या कहलाता है? हल कहलाता है। तो फिर से एक बार समझते हैं ये हल कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, उसकी प्रकृति क्या होती है हल की, इसको, ठीक है। तो 2 तरह के होते हैं, एक होता है संगत, क्या होता है? संगत। दूसरा होता है असंगत। संगत का मतलब कम से कम एक हल होता है। क्या हल होता है? एक हल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? एक भी हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होता है। देखो ये कम से कम एक है ना, इसमें 2 कंडीशन आते हैं। एक कंडीशन केवल एक हल हो, केवल एक हल हो, और इसमें क्या? अनंत हल हो। अब कहने का मतलब क्या? मतलब देखो, अगर 2 लाइन ऐसे कट रही हैं तो कहीं ना कहीं तो कट रहा है, तो केवल एक हल निकलेगा, केवल और केवल एक हल निकलेगा। अगर ये दोनों लाइन हो सकती है कि वो दोनों क्या हो जाए? समांतर हो जाए। क्या हो जाए? समांतर। तो कहीं कट होगी क्या एक दूसरे से, तो वो बिंदु मिलेगा जो दोनों समीकरण का हल हो कॉमन। तो कहेंगे नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? असंगत। इसे कहेंगे संगत। एक और कंडीशन होता है जब एक ही लाइन खींच जाता है ना। जब ये भी हम लोग समझेंगे, जब ग्राफ खींचेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे, क्यों, कब ये लाइन एक ही लाइन खींच जाता है। तो ये जब एक ही लाइन, दोनों इक्वेशन एक ही लाइन पे आ जाता है तो उस वक्त कितने हल होते हैं? अनंत, क्योंकि ये ओवरलैप कर चुका होता है ना। जैसे कि देखो ये यहाँ से यहाँ तक एक समीकरण का हल वाला, ठीक है, और जब हम बना रहे होंगे तो ये दूसरे समीकरण का हो जाएगा। कौन वाला? यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये वाला पोर्शन तो ओवरलैप कर गया ना, क्योंकि रेखा है तो रेखा तो पूरा बढ़ेगा, ब्लू वाला भी रेड वाला भी। लेकिन मान लो, छोड़ो, मानो यहीं तक, ठीक है, तो यहीं तक मान लेते हैं कि यही दोनों ओवरलैप कर रहा है। तो बताओ 2 बिंदु के बीच में कितने संख्या होती हैं? बहुत सारे, अनंत। तो हल भी कितने होंगे? अनंत होंगे। अनंत हल होते हैं, लेकिन हम लोग लेते हैं कौन? जो आसान होता है, जो पूर्ण संख्या है, ठीक है, जो पूर्णांक होता है ना, बस पूर्णांक को ही हम लोग लेते हैं, ठीक है, ताकि बनाना सहूलियत हो। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? तो हम लोग क्या समझे कि कैसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण के 2 समीकरण रहे तो उसके हल कैसे हो सकते हैं? पहला संगत हो सकता है, दूसरा असंगत हो सकता है। संगत के बारे में देखें तो उसमें दिख रहे हैं कि कम से कम कितने हल होते हैं? कम से कम एक हल होता है। एक होता है और अनंत भी हो सकता है। कम से कम एक, अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है। लेकिन असंगत किसको कहते हैं? जब एक भी हल नहीं होता है। दिक्कत? मुझे नहीं लगता कि आगे होना चाहिए दिक्कत। अगर दिक्कत है तो आगे बताना, ठीक है। अब हम लोग एक बार ग्राफ पे बनाना सीख लेते हैं। क्या करना सीख लेते हैं? ग्राफ पे बनाना सीख लेते हैं। तो जरा से क्या करते हैं, इससे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, इसको हम लोग नहीं बनाते, सिंपल लेके चलते हैं, जो कि बनाना आसान हो हमारे लिए, ठीक है। तो लेते हैं क्या? x + y = 4, x - y = 2। देखो बनाना आसान होगा, क्योंकि बनेगा आसानी से तो समझ में भी आएगा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग अब बढ़ते हैं आगे, स्केल ले आते हैं और फिर हम बनाते हैं इसके यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, ये ग्रिड वाला लाइन इसलिए किया क्योंकि तुम प्रैक्टिकल वाले, सॉरी, ग्राफ वाले कॉपी से तुम डिसेंबल कर पाओ। तो ग्राफ वाले कॉपी में इस तरह से ही होते हैं, ठीक है। तो क्या करना है तुम्हें? सिर्फ स्केल चाहिए। क्या चाहिए? स्केल।
इसके लिए आए हम, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं, ताकि मूव करना क्या रहे, आसान रहे। क्या करना होता है, किसी भी एक लाइन को पकड़ लेना, ठीक है, एक लाइन को पकड़ लेना, ठीक है। इससे हम लोग थोड़ा सा इधर करते हैं, एक लाइन खींचते हैं, क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं। तुम भी इस तरह से कोई एक डार्क पॉइंट पकड़ना, उसे लाइन खींच देना। ये रेड कलर का हो रहा है, ठीक है, रेड कलर का। तुम अपनी मर्जी के हिसाब से जैसे करना है कर लेना। रेड कलर दिख रहा है, हाँ प्रॉपर दिख रहा है। अब इसे इस तरफ से हॉरिजॉन्टल करते हैं, ठीक है। अब बीच में लेना जो डार्कर साइड होगा और लाइन खींच देना, ठीक है। तो इस तरह से हम कुछ कुछ ग्राफ तैयार कर लेते हैं। अब करना क्या होता है, अब देखते हैं आगे क्या करना है। जो देखो, पहले हमें कुछ हल ढूंढने होंगे। जैसे हम बताए ना, एक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं, बहुत सारे। तो हमें दो हल चाहिए। तो हम पहले समीकरण एक, ये पहले समीकरण और ये दूसरा समीकरण, तो हम लोग पहले समीकरण एक ले लेते हैं। समीकरण एक लेते हैं, समीकरण एक से समीकरण एक लो, एक्स प्लस वाई बराबर 4। तो हम लोग क्या करेंगे, एक को उधर भेज दो, मतलब एक्स को या वाई को, किसी एक को उधर भेजो, हम वाई को भेज दें। तो इस तरह से हम टेबल बनाएंगे एक्स और वाई का, जिसमें कि एक्स और वाई का वैल्यू अपने मन से रखेंगे। जैसे कि वाई का वैल्यू एक रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, एक। तो देखो एक्स बराबर क्या है, 4 माइनस वाई, और वाई की जगह क्या रख रहे हैं, वाई की जगह रख रहे हैं 1, वाई की जगह क्या रख रहे हैं 1। तो 4 में से गया कितना हो गया, 3। तो एक रखेंगे तो एक्स का मान कितना आ गया, 3, ठीक है। इसी तरीके से क्या करेंगे हम लोग, वाई का वैल्यू रखेंगे। तो वाई का वैल्यू इसी तरीके से और रखो, जैसे 2 रख दिए। तो फिर से करो, तो 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, बताने की जरूरत नहीं है। तो ये दो बिंदु मिल गया ना, 3 1 2 2, बस इसको यहाँ पर रखना है। कैसे रखेंगे, देखो जब ये करो तो ये बीच में जो होता है, बीच में होता है 0 0, क्या होता है 0 0, इसको मूल बिंदु कहते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और समझेंगे। तो ये हल्का सा एक पार्ट होता है, इसको छोड़ के अगले पार्ट पे नंबर 1 दे देंगे। एक पार्ट छोड़ेंगे, अगले पार्ट पे नंबर 2 दे देंगे। एक पार्ट छोड़ेंगे, अगले पार्ट पे नंबर 3 दे देंगे। इस तरीके से यहाँ पर 4 दे दिए, है ना। ये अगर और बढ़ेगा आगे तो ये 4 हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। इस तरीके से बढ़ता जाएगा। ऊपर भी देखो, यहाँ पर हो गया 1, यहाँ हो गया, ये छोड़कर ना, ये हो गया 2, ये छोड़कर 3, ये छोड़कर 4, ठीक है। इस तरीके से नीचे भी होगा, बाएं साइड भी होगा। देखो लेकिन दोनों प्लस का था ना, इसलिए हम दोनों तरफ नहीं दे रहे। हो सकता है दूसरे समीकरण के लिए देना पड़े, लेकिन अभी नहीं दे रहे। तो ये हो गया 1 2 3 और ये 4। अब ग्राफ खींचते हैं, जैसे 3 और 1 है, तो x3 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो x3 है, तो इसके सीधे में ऐसे इस लाइन पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे स्केल से सीधा। और y का मान 1 है, तो 1 कहाँ है, y का मान ये वाला पार्ट। तो इससे हम लोग सीधा सीधा ऐसे लाइन खींच देंगे, स्केल रख कर करना, ठीक है, स्केल रख कर देना। तो ये हमें मिल रहा है, ये वाला पॉइंट मिल रहा है क्या, हाँ। तो एक पॉइंट मिल गया, कौन सा पॉइंट मिल गया, x3 और y1। तो पहले x लिखते हैं, फिर y लिखते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना, पहले x और फिर y। दूसरा में 2 2, x का 2 और y का 2। तो x का 2 यहाँ पर आया, यहाँ ये पूरा लाइन ही है 2 का, ठीक है। और y का 2 यहाँ पर मिल रहा है, तो ये दोनों यहाँ पर मिल गया, है ना। तो ये हो गया हमारे पास 2 और 2। तो क्या करेंगे, स्केल रखेंगे और इन दोनों लाइन को खींच देंगे, मिला देंगे ऊपर। तो स्केल से खींचते जरा सा, अरे थोड़ा सा एरर हो जाता है, पता नहीं ये कब ख़त्म होगा। हाँ ये हुआ, ठीक है। थोड़ा सा और उधर जाना पड़ेगा इसको, ठीक है। लगभग लगभग सही आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा एरर होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ द इतना एग्जैक्ट नहीं होगा, लेकिन लगभग लगभग नेक्स्ट टू एग्जैक्ट रखना पड़ेगा तुम्हें। तो इस तरह से हम लोग लाइन खींच दिए। ये समीकरण पहला का हो गया। दूसरे समीकरण के लिए भी इस तरह से हम लोग खींचेंगे। दूसरा समीकरण के लिए करेंगे तो क्या करोगे, समीकरण 2 से लिखेंगे और टेबल बनाएंगे, x माइनस वाई बराबर 2। तो x बराबर क्या हो गया, 2 प्लस वाई। तो अगर फिर से टेबल बनाए हम लोग x और y का, तो y अपने मन से 1 रख देते तो ये 3 आ जाएगा। ये 2 रखोगे तो ये 2 2 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं, ठीक है। चलो अब देखो, x बराबर क्या है, 3 और 1। तो x बराबर 3 1 कहाँ होगा बताओ, 3 यहाँ पर 1 यहाँ पर, देखो मैच कर गया, यहीं पर मैच कर गया। और दूसरा क्या है, 4 2, x बराबर कहाँ है 4, ये। और y बराबर 2 कहाँ है, इसी के सीध में है ना, ये रहा, इसके सीध में 4 ये वाला लाइन है ना, इसके सीध में ये वाला पॉइंट हो गया हमारा। तो ये दोनों क्या करेंगे, मिलाएंगे और ऐसे लाइन खींच देंगे, ठीक है।
ठीक है, अब लाइन खींच देंगे। ठीक है, तो ये दो समीकरण बन गया और ये हमारा क्या हो गया, समीकरण तैयार। ये हो गया रैखिक समीकरण का ग्राफीय विधि निरूपित करना। ठीक है, ग्राफीय विधि से निरूपित करना सीख गए हम लोग। अब इसके बारे में कुछ कुछ बातें हैं जो समझ लेते हैं। जैसे कि ये लाइन समीकरण 1 का है और ये लाइन समीकरण 2 का है। दोनों कहाँ मिला, यहाँ पर मिला, जिस यहाँ पर जिसका पता क्या है 3 और 1, क्या है 3 और 1। तो 3 और 1 क्या है, इस दोनों समीकरण का उभयनिष्ठ पॉइंट है, उभयनिष्ठ बिंदु है। इसी को हम लोग कटान बिंदु भी कह देते हैं। क्या बोलते हैं, कटान बिंदु। अब यही दोनों समीकरण का इस पूरे सिस्टम का हल होता है, यही हल हम लोग मानते हैं। तो ये 3 तरह से हो सकते हैं। ग्राफ खींचोगे तुम्हें पता चलेगा कभी कट कर रहा है जैसे यहाँ पर, कभी ये दोनों सीधा लाइन बन जाएगा, कभी एक ही लाइन पे आ जाएगा। तो इस तरह से 3 अलग अलग तरीकों का होता है। ठीक है, तो तुम लोग को क्या करना है, इसी तरीके से समीकरण को ग्राफ पे बनाना है, ग्राफ पर बनाना है। और ये जो कट हो गया ना, यही हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। ये हमारा सॉल्यूशन है। जैसे ये बिंदु कट हुआ तो इसके नीचे देखेंगे x कहाँ है और इसके इधर देखेंगे कि y कौन सा है, वही हमारा हल होगा। ठीक है, इसके बारे में और क्वेश्चन हम लोग लेंगे बुक से और बनाएंगे, लेकिन अभी आज के लिए ये सब काफ़ी है। तो तुम लोग के लिए ये रहेगा कि ये समीकरण को, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा तो इसको नहीं, फिर भी तुम्हें करना है। ठीक है, तुम्हें करना है, ये दोनों समीकरण को लेना है और इसे सॉल्व करना है कि कैसे ग्राफीय विधि में हल करोगे तुम। तो सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, ये दोनों तुम लोग का होमवर्क रहेगा, तो ये दोनों अच्छे से करके लाना। ठीक है, तो अगले क्लास में हम बीजगणितीय विधि से इन समीकरण को हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो अगले क्लास के लिए बने रहना। और जल्द ही पहले चैप्टर का पूरा MCQ आने वाला है। पहले चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए वहाँ पर मैं पूरा MCQ करा दूंगा। तो बने रहो वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग।